नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, बीजेपी के सामने इस समय परेशानियों का अंबार लग चुका है। जी हां, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं। बीजेपी के सामने परेशानियों का अंबार लग चुका है। देश के दो राज्यों में आप जानते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यानी जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और उसके बाद तमाम दलों के साथ साथ बीजेपी ने भी इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन और कल ही बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है, जिसके बाद आज सुबह जम्मू कश्मीर के लिए उम्मीदवारों की सूची बीजेपी ने निकाली। 45 उम्मीदवारों की सूची बीजेपी ने सार्वजनिक कर दी और आधे घंटे के भीतर उसे अपनी जो लिस्ट थी उम्मीदवारों की, प्रत्याशियों की, उस लिस्ट को वापस लेना पड़ा। बीजेपी को एक बार फिर यू टर्न लेने पर मजबूर होना पड़ा और इसे लेकर बीजेपी का काफी मजाक भी बना कि अब उसकी हालत ऐसी हो गई है कि वो एक कदम आगे बढ़ाती है और 3 कदम पीछे खींच लेती है। आपने देखा कि कैसे वक्फ बोर्ड पर या ब्रॉडकास्ट बिल पर और ऐसे तमाम फैसले जो पिछले दिनों लिए गए हैं, उसके बाद अब बीजेपी को अपनी उम्मीदवारों की सूची भी बदलने पर मजबूर होना पड़े तो सवाल उठेंगे ही और मजाक बनेगा ही। लेकिन इतना ही काफी नहीं था कि आज दोपहर जम्मू के बीजेपी दफ्तर में जिस तरह कैंडिडेट लिस्ट को लेकर कार्यकर्ताओं ने हंगामा खड़ा कर दिया, उससे बीजेपी के भीतर का खोखलापन खुलकर सामने आ गया है। बीजेपी के जम्मू कश्मीर में एससी मोर्चा के अध्यक्ष जगदीश भगत का यह बयान सुनिए जरा। आप खुद समझ जाएंगे कि बीजेपी के भीतर कैसा असंतोष भड़का हुआ है और क्या कुछ अंदर खाने चल रहा है। जरा सुनिए इस बयान को। प्रभारी हूँ, वर्तमान में प्रभारी हूँ। मैं जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष रहा हूँ, अनुसूचित जाति समाज का, पेरेड बॉडी का मैं जिला अध्यक्ष रहा हूँ अखनूर का। इसलिए मैं और जो मेरे कार्यकर्ता पूरे अभी प्रगवाल से लोग आ रहे हैं, अखनूर से लोग आ रहे हैं, जोड़िया से लोग आ रहे हैं। तो क्या रोष प्रकट कर रहे हैं आप? मेरा रोष प्रकट होना ही है। मैं 18 साल से, जैसे एक बच्चा स्कूल में निकल के जाता है, मैं सुबह से लेकर शाम तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था और पूरा दिन समाज को जोड़ने के लिए, जिस टाइम पे मैंने अपने घर में झंडा लगाया था, लोग भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं लगाते थे अपने घर में। ठीक है, आज मेरे साथ नाइंसाफी हुई है। कल जो पैराशूट से एसएसपी मोहनलाल की परसों ज्वाइनिंग होती है जहाँ पे, और आज उसका मैंडेट दिया जाता है। अगर ये मैंडेट नहीं बदला गया तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। क्या आप प्रोटेस्ट करेंगे या क्या? प्रोटेस्ट कार्यकर्ता करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के अंदर रह के ही विरोध करेंगे। आप क्या चाहते हैं कि ये मैंडेट बदला जाए, ये मैंडेट बदला जाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के एससी मोर्चा के अध्यक्ष हैं और जम्मू कश्मीर के, जम्मू रीजन के। और सबसे बड़ी बात ये कि यहां असंतोष, ये विजुअल भी देखिए कैसे यहां नारेबाजी हो रही है और किस ढंग से यहां लगातार, और कह रहे हैं कि जिस समय लोग बीजेपी का झंडा नहीं उठाते थे, घरों पे झंडे नहीं लगाते थे बीजेपी के, उस समय में झंडे लगाता था। यानी अगर इनको अब टिकट नहीं दिया जा रहा है तो इनमें जो असंतोष है वो असंतोष क्यों है, इसका बयान यहां पर अपनी बात ये रख रहे हैं। बीजेपी इस असंतोष को कैसे शांत करती है ये तो दोस्तों आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज बीजेपी को एक और मामले पर शर्मिंदा होना पड़ा है और वो मामला क्या है, तो वो मामला है सांसद कंगना रनौत। कंगना रनौत फिल्म एक्ट्रेस भी हैं और सांसद भी बन चुकी हैं और कल उन्होंने एक बयान दिया था एक इंटरव्यू में। उस बयान में उन्होंने कहा था कि किसान आंदोलन में महिलाओं के साथ बलात्कार का गंभीर आरोप उस समय लगाया था। उन्होंने बहुत सारी बातें कही, उनकी बातों को यहां रखना मैं समझता हूं कि उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो बीजेपी की तरफ से जो प्रेस रिलीज है, इसको आप तक रखना जरूरी है और इसके बाद आप समझ जाएंगे कि क्या कुछ कंगना रनौत ने कहा था। जरा पढ़ के सुनाता हूं। कंगना रनौत के लिए भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मीडिया विभाग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति। भाजपा सांसद सुश्री कंगना रनावत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान पार्टी का मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सुश्री कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। पार्टी की ओर से पार्टी के नीतिगत विषयों पर बोलने के लिए सुश्री कंगना रनौत को न तो अनुमति है और न ही वे बयान देने के लिए अधिकृत हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से सुश्री कंगना रनौत को
निर्देशित किया गया है कि वे इस प्रकार के कोई बयान भविष्य में न दें। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास तथा सामाजिक समरसता के सिद्धांतों पर चलने के लिए कृत संकल्पित है। ये केंद्रीय कार्यालय से, यानी भारतीय जनता पार्टी का जो यहाँ दिल्ली में जो ऑफिस है, केंद्रीय कार्यालय है, वहां से ये विज्ञप्ति जारी की गई है और इसमें साफ साफ यहां कहा गया है कि कंगना रनौत का जो बयान है उससे हम सहमति नहीं जताते हैं। अपने आप में यह बहुत बड़ी बात है, इसलिए क्योंकि किसानों के मामले में, अमेरिका और चीन के दखल के मामले में, इन सब मामले में कंगना रनौत ने कल बयान दिया था, जिस पर कांग्रेस ने बीजेपी से जवाब मांगा कि वो बताए कि ये बीजेपी का आधिकारिक स्टैंड है या नहीं है। और अब बीजेपी ने इस पर अपना पक्ष रखा है कि कंगना रनौत को इस तरह के बयान देने की अनुमति नहीं है और न ही वो इसके लिए अधिकृत हैं। ये अभी आपने देख लिया, देख ही रहे हैं आप स्क्रीन पर। यानी बीजेपी ने अपने ही सांसद के बयान से पल्ला झाड़ लिया है और इसे भी एक तरह से यू टर्न ही कहा जा सकता है। दोस्तों, कंगना रनौत अब बीजेपी के लिए कितनी उपयोगी साबित होती हैं, यह भी अब देखना दिलचस्प होगा। इधर बीजेपी के अपने ही उसकी परेशानियां बढ़ा रहे हैं और साथ ही एनडीए के साथी भी कई मुद्दों पर अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं। कल ही जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता केसी त्यागी ने विपक्षी सांसदों के साथ एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें केंद्र सरकार से मांग की गई है कि वो इजराइल को हथियार न दे और फिलिस्तीन में शांति बहाली पर जोर दे। आपको बता दूं कि इस बयान पर समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसे तमाम विपक्षी दलों के सांसदों और पूर्व सांसदों के हस्ताक्षर हैं और उसमें अब जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू भी, नीतीश कुमार की पार्टी भी इसमें शामिल हो गई है। एनडीए और बीजेपी के भीतर ही अब कई मुद्दों पर असहमति और असंतोष दिख रहा है। और इधर राहुल गांधी की जम्मू कश्मीर यात्रा और उसके बाद प्रयागराज के संविधान सम्मान सम्मेलन के बाद आप जानते हैं कि प्रयागराज में अभी परसों राहुल गांधी ने एक शानदार भाषण दिया है और उसमें संविधान सम्मान सम्मेलन है ये, और उस संविधान सम्मान सम्मेलन के बाद में जो भाषण दिया है उसके बाद से बीजेपी के सामने दिक्कतों का अंबार खड़ा हो गया है, यानी दिक्कत खड़ी हो गई है कि वो जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे या जाति जनगणना जैसे सवालों पर क्या जवाब दे और किस तरह जनता के सामने अपना उदार चेहरा दिखाए। वही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका, तो ये जो सबका साथ और विकास और विश्वास की बात बीजेपी कर रही है, क्या ये सिर्फ नारों में है या हकीकत में भी है? नागरिक, देश की जनता जो है वो अच्छी तरह से जान रही है। कुल मिलाकर चुनावी मौसम शुरू होते ही बीजेपी के सिर पर ओले पड़ रहे हैं, जिस पर विकास और मजबूत सरकार का छाता तानने के बाद भी बचना अब संभव नहीं दिख रहा है। क्या मोदी इस मुश्किल से बीजेपी को बचा पाएंगे? राहुल के जाल में कैसे फंस गई है बीजेपी, ये यहां जरूरी है समझना। और एनडीए में आखिर जबरदस्त घमासान के बाद क्या कुछ हासिल होगा बीजेपी को खासकर? क्या यह सत्ता आगे चल पाएगी? बचा पाएंगे अपनी कुर्सी नरेंद्र मोदी? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। देखिए, इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। प्रकाश हिंदुस्तानी जी हमारे साथ हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, समीरात्मक जी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर रविकांत जी हैं और अमलिंदु उपाध्याय जी हैं। आप पांचों का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं और जो जुड़ने वाले हैं, आप सबका फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आप लोग जुड़ते हैं, अपनी बात, अपने विचार कमेंट बॉक्स के जरिए रखते हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और विचारों का आदान प्रदान जरूर कीजिए, लेकिन साथ साथ मुद्दों पर आधारित बातें हो तो ज्यादा बेहतर रहता है। चलिए सीधा आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। प्रोफेसर साहब, आपकी खूब तस्वीरें वायरल हुई हैं, राहुल गांधी के साथ मंच साझा कर रहे थे आप प्रयागराज में, जिसमें जो संविधान सम्मान सम्मेलन था उसमें, और वहां राहुल गांधी ने एक बहुत गंभीर बात कही है। राहुल गांधी ने साफ साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दे दी और कहा कि मोदी जी, जाति आधारित जनगणना आप करवा दीजिए, वरना यह काम कोई आने वाला दूसरा प्रधानमंत्री करेगा, अगर आप नहीं करेंगे तो। मंच पर क्या कुछ था, आपसे बेहतर कौन बताएगा प्रोफेसर साहब कि मंच पर क्या कुछ था? राहुल गांधी का हाव भाव, राहुल गांधी का बॉडी लैंग्वेज, राहुल गांधी में यह दमखम
कि आप नहीं करेंगे तो हम करके दिखाएंगे, अगला प्रधानमंत्री करके दिखाएगा। ये इतनी ऊर्जा राहुल गांधी में कहां से आ गई, इतनी शक्ति कहां से आ गई, जिस राहुल गांधी को लगातार डिफेम करने की कोशिश होती रही है। उसके बाद ये इसलिए आपसे समझना चाहता हूं क्योंकि इसके आगे की कहानी 3 दिन बाद जो है उस पर फिर जब जो अभी प्रस्तावना में मैं रख चुका हूं वो आगे की कहानी है, लेकिन इसकी शुरुआत यहीं से होती है जहां आप मौजूद थे, उस मंच पे राहुल गांधी के साथ आप मौजूद थे, इसलिए भी समझना चाहता हूं। प्रोफेसर साहब, क्या कुछ था, क्या कुछ है? देखिए राजीव जी, जिस हॉल में वो कार्यक्रम आयोजित हो रहा था वो खचाखच भरा हुआ था और उससे ज्यादा लोग बाहर खड़े हुए थे क्योंकि सीटें नहीं थी पर्याप्त, और मुझे लग रहा है ये संख्या हजारों में थी। इतना हुजूम था और उसके जब राहुल गांधी ने एंट्री की है तो लोगों का उत्साह देख करके राहुल गांधी का सीना 56 इंच का हो गया। मोदी जी तो सिर्फ भाषण में ही बोलते हैं, लेकिन असल में आपने वो पूरा वीडियो देखा ही होगा, इस देश के करोड़ों लोगों ने देखा है कि जो कॉन्फिडेंस राहुल गांधी में दिख रहा था। और उस प्रयागराज में जहां पर 48 साल के बाद कांग्रेस पार्टी चुनाव जीती है इस बार, वो इलाहाबाद जहां आनंद भवन हुआ करता है, जहां पर पूरे स्वाधीनता आंदोलन के तमाम लोग, तमाम क्रांतिकारियों के लिए एक तरह से वो एक पवित्र घर की तरह था, वहां पे राहुल गांधी थे। संगम के उस पूरे स्थान पर राहुल गांधी थे। मंच पर जो बातें उन्होंने कही हैं पूरे उत्साह के साथ, पूरे हिम्मत के साथ उन्होंने कहा कि आज देश में जाति जनगणना का मुद्दा सबसे बड़ा हो गया है। इस देश के लोगों ने आदेश दे दिया है और राहुल गांधी ने जिस बात को रेखांकित किया है वो दरअसल 2 या 3 दिन पहले ही इंडिया टुडे का जो मूड ऑफ द नेशन सर्वे है उसमें निकल करके आया था। अगस्त महीने में जो सर्वे आया है उसमें 78% लोगों ने कहा है कि जाति जनगणना होनी चाहिए। यह मुद्दा जो आज पूरे देश में, और अब तो एनडीए के साथी भी कहने लगे हैं। चिराग पासवान ने आज अल्टीमेटम दे दिया है नरेंद्र मोदी को कि जाति जनगणना आप कराइए। और तो और ये मुद्दा कितना जमीन पर पहुंच चुका है, जेएनयू जैसे संस्थान में छात्र संघ के आंदोलन के आगे झुके हुए प्रशासन ने यह तय किया है, एक मांग वहां पे थी कि जेएनयू के जो छात्र हैं उनकी जाति जनगणना कराई जाए। तो जेएनयू से यह प्रक्रिया शुरू हो रही है और नरेंद्र मोदी अब इसे रोक नहीं सकते हैं। और अगर रोकते हैं तो जो राहुल गांधी ने कहा कि आप नहीं करेंगे तो फिर अगला प्रधानमंत्री इसे करेगा। लेकिन ये कास्ट सेंसस अब रुकने वाला नहीं है। और इसके पहले भी पार्लियामेंट के भीतर भी राहुल गांधी ने इस बात को बोला था कि जाति जनगणना होकर के रहेगी और अगर यहां नहीं होगी तो फिर जब हम आएंगे तब इसी पार्लियामेंट के भीतर वो आंकड़े पेश करेंगे। ये मुद्दा से लेकर के और आरक्षण के 50% की सीमा खत्म किए जाने के मुद्दे पर भी राहुल गांधी ने जोर दिया। और बाकायदा उन्होंने इस देश में जो सामाजिक न्याय की चिंता है उसको विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो मीडिया हो, जुडिशरी हो, चाहे सिनेमा का क्षेत्र हो, इन तमाम जगहों पर कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने पिछड़े हैं, इसका आंकड़ा उन्होंने इशारों में ही पेश किया। और ये बताया कि जाति जनगणना इसीलिए जरूरी है कि संसाधनों पर किसका कितना कब्जा है। हम देश में नीतियां तभी बना सकते हैं जब हमारे पास वो आंकड़े होंगे। ये केंद्रीय विषय था प्रयागराज के संविधान सम्मेलन का। और राहुल गांधी ने कहा कि वो नरेंद्र मोदी, जिनके तमाम से पैसालार चुनाव के पहले कह रहे थे कि 400 पार हमें इसलिए चाहिए कि संविधान मिटाना है, संविधान बदलना है, लेकिन राहुल गांधी ने जब अपने हाथ में उस संविधान को लिया, इस देश के वो तमाम लोग, करोड़ों लोग राहुल गांधी के उस आह्वान से जुड़ गए और उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र तक नरेंद्र मोदी के उस पूरे मिशन को कि साहब संविधान हमें हटाना है, उसको पटकनी दी, उसको जवाब दिया। और हालत यह है कि 240 पर आकर के अटक गए और आज नरेंद्र मोदी उसी संविधान के आगे शीश झुकाते हैं। ये राहुल गांधी ने करिश्मा करके दिखाया। वो बात भी राहुल गांधी ने कही, कई और मुद्दे थे वहां पे, लेकिन केंद्रीय मुद्दे यही थे।
और मुझे लगता है कि प्रयाग से आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव है उसके लिए भी बिगुल फूंका जा चुका है, और 27 का इलेक्शन भी आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में एक बदलाव की तरफ जाते हुए दिखेगा, ये जमीन पर दिख रहा है। जी बिल्कुल, आंखों देखी बता रहे थे प्रोफेसर रविकांत जी, क्योंकि उसी मंच पे प्रोफेसर रविकांत जी भी थे, मौजूद थे, और क्या कुछ था हॉल के अंदर, हॉल के बाहर। राहुल गांधी ने एक ऐसी नींव रखी है जो बहुत मजबूत है, और खासकर इस देश की जनता के लिए उस लिहाज से, सामाजिक संरचना के लिहाज से भी बहुत जरूरी है कि जाति आधारित जनगणना की बात की जाए, और राहुल गांधी यहां अडिग दिखाई देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्या एक तरफ राहुल गांधी ये नींव रखते हैं, ये बात कहते हैं और सीधी चुनौती नरेंद्र मोदी को देते हैं, दूसरी तरफ उनके ही लोग, नरेंद्र मोदी की पार्टी के ही लोग अगर नरेंद्र मोदी को और उनकी पार्टी को परेशान और गर्त में ले जाने की कोशिश कर रहे हों गाहे बगाहे, तो क्या कहा जाए। कंगना रनौत की खूब चर्चा हो रही है, और अभी अपनी प्रस्तावना में, और वो विज्ञप्ति पढ़ के सुना रहा था मैं, वो प्रेस रिलीज आपके सामने रख रहा था, जो केंद्रीय कार्यालय बीजेपी का जो मुख्य दफ्तर है दिल्ली में, वहां से जारी किया गया है। यानी कि ये यहां से ब्रह्मास्त्र छोड़ा गया, कंगना रनौत के खिलाफ कहा गया कि इनका कोई भी बयान आधिकारिक नहीं है, और कंगना रनौत आधिकारिक तौर पर पार्टी की बात रखने के लिए यहां नहीं चुनी गई हैं, यानी पार्टी ने इनको ये अधिकार नहीं दिया है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अधिकृत नहीं है वो कंगना रनौत, ये कंगना रनौत की घोर बेइज्जती है, अपमान है, ये कह सकते हैं। लेकिन समीर आत्मज जी, कैसे आप देखते हैं? और तीसरी बात यहां और महत्वपूर्ण, कि सुबह सुबह आप ब्रेकिंग कर रहे थे समीर जी, और उसी समय खबर आई कि बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी। फिर आती है खबर उसी ब्रेकिंग के दौरान कि बीजेपी ने अपनी लिस्ट वापस ले ली। फिर उसी ब्रेकिंग के दौरान थोड़ी देर बाद खबर आती है कि फिर से 15 लोगों की लिस्ट जारी कर दी। और इन सब के बीच में क्या कुछ हो रहा था, अभी बाइट सुन लिया आपने। एससी मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने जो अपनी बात रखी है, यह है जम्मू कश्मीर का सूरत हाल। जरा जम्मू कश्मीर, उधर मुंबईया हीरोइन, और इधर राहुल गांधी, और इन सब के बीच एक हमारे सबसे बड़े हीरो 56 इंच वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां फंसे हुए नजर आते हैं समीर जी? कोई बात नहीं समीर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप रिकनेक्ट कीजिए जरा। आता हूं, मुंबई और हीरो हीरोइन की बात हो रही है, तो डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी और बेहतर बताएंगे। प्रकाश जी, जरा आपकी बात। देखिए, कंगना रनौत जो है वो अभी दुखी इसलिए चल रही कि उनकी फिल्म आने वाली है, और वो फिल्म बहुत दिनों पहले आनी थी, चुनाव के पहले रिलीज करने वाली थी वो इमरजेंसी फिल्म। इसकी वो प्रोड्यूसर भी हैं, मणिकर्णिका फिल्म उनकी कंपनी का नाम है। तो वो इस फिल्म को रिलीज करना चाहती थी। चुनाव में उन्हें लगा कि अगर मैंने रिलीज कर दी तो फिल्म पिट जाएगी, उसकी तारीख आगे बढ़ती रही। फिर ये हुआ कि 15 अगस्त के मौके पर रिलीज की जाएगी, लेकिन तब भी नहीं हो पाई, और अब वो उस फिल्म को 6 सितंबर को रिलीज करना है। कंगना रनौत कितनी विदुषी अभिनेत्री हैं या नागरिक है, तो उनकी डिग्रियां देख के बताया जा सकता है। वे स्मृति ईरानी का क्या कहना चाहिए, कार्बन कॉपी कही जा सकती हैं इन सब मामलों में। उनके बयान इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके बयानों से उन्हें पब्लिसिटी मिलेगी और उनकी फिल्म को फायदा होगा, जिसकी संभावना बिल्कुल भी कम है। क्योंकि इमरजेंसी को गाली देते देते वे इंदिरा जी के बारे में कुछ कुछ बोल जाती हैं, फिर वो किसानों के बारे में बोल जाती हैं, और वो क्या बोलती हैं मेरे ख्याल से वो खुद भी नहीं जानती होंगी कि वो क्या बोल रही है। जो खुद ड्रग लेने की आदी रही हैं, उन्होंने ये बात कैमरे में कही है, इंटरव्यू में कही कि मैं ड्रग लेती थी, ड्रग्स लेती थी तरह तरह के। लेकिन अब वो दूसरे लोगों पर आक्षेप लगाती हैं, तो वे लोग उन्हीं पर हंसते हैं कि कैसी अभिनेत्री है। मुझे लगता है कि फिल्मों में जिस तरह के आइटम सॉन्ग होते हैं, वैसे राजनीति में भी कुछ कैरेक्टर आइटम सॉन्ग की तरह होते हैं। तो वो राजनीति में जो कर रही हैं, वो राजनीति की एक खास कैरेक्टर की भूमिका में वो हैं, और उस भूमिका में लोग उनका मजा लेते हैं। जैसे कि राजनीति में तरह तरह के कैरेक्टर होते हैं, तो वो भी एक तरह की कैरेक्टर है। अब कंगना रनौत के सामने अपनी फिल्म को सफल बनाना बड़ी चुनौती है। और आप देखिए कि पिछले करीब 2 हफ्ते से
वो हर रोज कोई ना कोई बयान उल्टा सीधा दे रही हैं, और ये बयान 15-20 तारीख तक अगले महीने की चलती रहेगी, जब तक कि उनकी फिल्म बुरी तरह से पिट कर बाहर ना हो जाए। ये बात तय है कि उनकी फिल्म का पिटना तय है, जिस तरीके से उन्होंने इंदिरा गांधी को पोर्ट्रे किया है। और फिल्म के ट्रेलर मैंने देखा है, उसमें उन्होंने गलत तथ्य पेश किए। उस फिल्म के ट्रेलर में इंदिरा गांधी को यह कहते दिखाया कि मैं ही कैबिनेट हूं, मैं ही पीएम हूं। एक और डायलॉग बड़ा ही विवादास्पद है, जिसमें ये बात देवकांत बरुआ ने कही थी, जो उन दिनों कांग्रेस के नेता थे। उन्होंने कहा था कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। तो कंगना रनौत ने, जिन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी का रोल किया है, वे कहती हैं, एक इंदिरा गांधी के रूप में कहते दिखाया कि मैं ही इंडिया हूं और इंडिया ही मैं हूं, जो बात इंदिरा गांधी ने कभी कही ही नहीं। यानी तथ्यों से हेरफेर करना, गलत तथ्यों को पेश करना और किसी भी तरह से अपनी फिल्म को हिट करवाने की कोशिशें करना, ये उनकी कोशिश का हिस्सा है। और मुझे लगता है कि बीजेपी ने जब उनको टिकट दिया था तो शायद यही सोच कर दिया था कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए जिससे बीजेपी के सम्मेलनों में रोचकता बनी रहे, दिलचस्प प्रसंग आते रहें, यही सोचकर उन्हें टिकट दिया होगा। लेकिन उन्हें लगा कि वे बहुत ही क्रांतिकारी अभिनेत्री हैं। उन्हें कोई भी व्यक्ति, नरेंद्र मोदी के अलावा कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं इस देश में। दूसरे अमित शाह होंगे, लेकिन जो कहती है कि देश 2014 में आजाद हुआ था, देश का विकास 2014 के बाद ही हुआ, तो इतनी कम समझ रखने वाली स्त्री को अगर संसद में भेज दिया जाएगा तो क्या होगा, ये पूरा देश जानता है, आप भी जानते हैं। स्मृति ईरानी ने जरूर बड़ी विलक्षण डिग्रियां ले रखी थी अमेरिका से, उनकी बेटी ने भी गोवा में बहुत सारे बिजनेस शुरू किए थे, उनके पति भी बहुत सारे बिजनेस में इन्वॉल्व है, लेकिन उन्होंने कभी भी इस तरह की बात नहीं कही कि देश की आजादी 2014 में हुई। उन्होंने तो ये भी कहा कि सुभाष चंद्र बोस भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। निश्चित ही सुभाष चंद्र बोस को भारत का प्रधानमंत्री घोषित किया गया था, लेकिन वो स्वयंभू थे। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नहीं थे। ये आजादी की परिकल्पना के वक्त ये बात दावा किया गया था कि हमारे प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन जिस तरह की बातें तोड़ मरोड़ कर वो कहती आई हैं, फिर राहुल गांधी के बारे में उन्होंने जिस तरह के बयान दिए हैं, जो निहायत ही आपत्तिजनक है, और एक वरिष्ठ नेता के आगे उन्हें ऐसी बातें नहीं कहनी थी। एक और मजेदार प्रसंग, इस प्रसंग का पहलू यह है कि राहुल गांधी ने कभी भी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, न प्रियंका ने लिया, न कांग्रेस के और लोगों ने लिया, लेकिन बयानबाजी उन्होंने की है। किसानों को जिस तरह रेपिस्ट कहा है और ये कहा कि वहां लाशें लटक रही थी, ऐसी बातें कहने पर यह तय है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की तरफ से उन्हें डांट पड़ी होगी और अब शायद वे अपनी जुबान पर कुछ ताला लगाएं। दूसरा पहलू यह कि जो हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, कश्मीर में चुनाव होने वाले, जम्मू कश्मीर में, वहां बीजेपी में जिस तरह की भगदड़ मची हुई है, जिस तरह का तांडव बीजेपी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, लिस्ट आती है और फिर वापस होती है और फिर लिस्ट आती है और फिर उस पर करेक्शन होता है और 44 लोगों की लिस्ट, 45 लोगों की लिस्ट घटते घटते 1 दर्जन लोगों की लिस्ट भी नहीं बचती। तो उससे लगता है कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है जो देश में 28 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखती है, लेकिन उसे एक ढंग का टाइपिस्ट नहीं मिल पाया। बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि वो सूची में कुछ टाइप की गलती थी, टाइपो इधर था, इसलिए उसे बदला गया। यानी इस देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के पास कोई ऐसा व्यक्ति कार्य नहीं करता जो सही टाइप कर सके। तो बड़े विचित्र बात है, चिंता की बात है कि इस देश में क्या हो रहा है। राजीव जी बिल्कुल, देश में जो कुछ हो रहा है लेकिन उसके पीछे की सियासत क्या है। राहुल गांधी अपनी बात रख रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी बात को ही अखिलेश यादव भी आज आगे बढ़ा रहे थे। आपने सुना होगा कि अखिलेश यादव ने भी डिमांड कर दी है कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। लेकिन तीसरी तरफ बीजेपी के अंदर जो घमासान मचा हुआ है, उस घमासान के मायने क्या हैं और आखिर क्यों ये घमासान मचा हुआ है? क्या बीजेपी अपनी ही पार्टी को संभाल नहीं पा रही है? क्या बीजेपी अपने ही नेताओं को, सांसदों को संभाल नहीं पा रही है? अलग अलग बातें क्यों
क्यों हो रही हैं, ये समझना जरूरी है। और इसके साथ साथ कंगना रनौत उतना बड़ा चैप्टर नहीं है हमारे लिए और इस मंच के लिए भी, लेकिन फिर भी चर्चा इसलिए क्योंकि अगर आप किसानों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर या ऐसे तमाम और विदेश नीति के ऊपर अगर आप आरोप आक्षेप लगाते हैं और घटिया बातें करते हैं तो ये बात दूर तक जाती है, चर्चा इसकी होती है। और इसके बाद भी सबसे बड़ी बात यह भी कि अगर खुद पार्टी आपसे किनारा कर ले तो क्या कहा जाएगा, यह सब महत्वपूर्ण है। और यह तब जबकि चुनाव का वक्त है और माना यह जा रहा था कि कंगना रनौत स्मृति ईरानी की एक विकल्प हैं, लेकिन क्या ऐसी विकल्प? स्मृति ईरानी भी बहुत सारी गलतियां करती थी और उनकी राजनीति जहां से शुरू हुई थी वहीं खत्म हो गई है, आप सब जानते हैं। जरा समीर जी आपके पास आना चाहता हूं, मेरी आवाज आ रही है समीर जी? समीर जी मेरी आवाज? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल समीर जी जी समीर जी अपनी बात रखिए, आप उस समय बताना चाह रहे थे लेकिन आवाज नहीं आ रही थी, प्लीज। तो ये मैं यही कह रहा था कि जो दो बातें हैं, एक तो ठीक है भारतीय जनता पार्टी ने उनको कंगना रनावत की अगर बात करें तो बयान इस तरह के पहले भी बहुत देती रही, अक्सर दिया उन्होंने। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का जो ये उनको एक संदेश देने संबंधी जो आया है, विज्ञप्ति आई है, उससे साफ है कि अगर ये एमपी नहीं होती तो इनको भी कह दिया जाता कि ये फ्रिंज एलिमेंट है और भारतीय जनता पार्टी से इनका कोई वास्ता नहीं है। लेकिन अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो शायद फ्रिंज एलिमेंट का शब्द का इस्तेमाल उनके लिए या विशेषण का इस्तेमाल उनके लिए नहीं हो पाया, लेकिन इसका मकसद जो इसकी मीनिंग जो निकल रही है वो यही निकल रही है कि वो इस तरह से। लेकिन पहले भी ऐसे बयान, लगातार बयान, और अभी प्रकाश जी ने इतना विस्तार से बताया, तो इन सब के बावजूद इतना महत्व उनकी पार्टी में है उनका कि उनको इतने दावेदार लोगों को, जो वहां के तमाम स्थानीय नेता रहे होंगे, जिन चीजों को लेकर जम्मू कश्मीर में जो घमासान मचा हुआ है वही चीजें यहां भी थी, लेकिन उनको मंडी से टिकट दे दिया गया और चुनाव जीत भी गई। तो इसका मतलब कि ये बयान, इस तरह के कंगना रनावत के जो बयान है, आज चुनावी परिस्थितियों को देखते हुए, दो राज्यों में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के भीतर घमासान मचा हुआ है, 2 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में करारी हार हुई है, इन सब चीजों को देखते हुए उसको ये करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं माना जा सकता कि कंगना रनावत के बयान भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता को खराब लगे हैं, बुरे लगे हैं। और केवल उन्हीं का एक बयान नहीं है, ऐसे तमाम नेताओं के बयान सोशल मीडिया में रोज तैर रहे हैं और जिम्मेदार लोगों के, मंत्रियों तक के बयान तैर रहे हैं, तो उनको हम क्या कह सकते हैं। लेकिन ये जो इतना गंभीर आरोप उन्होंने लगाया और सीधे किसानों पर लगाया, राहुल गांधी के लिए हाल फिलहाल अभी उन्होंने काफी कुछ कहा, पार्टी की ओर से कोई नहीं इस तरह का ये कोई बयान आया कि आप अपनी जबान पर लगाम लगाइए। लेकिन चूंकि किसानों का मसला है, हरियाणा में चुनाव है, स्थिति हरियाणा में क्या है वो पता है, सर्वे जो आ रहे हैं, अगर हमारे और आपके पास रिपोर्ट आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी के पास तो उससे भी ज्यादा तंत्र पूरा मजबूत है, सारी रिपोर्ट उसको मिल रही है कि क्या स्थिति है। इन स्थितियों में वहां के किसानों के लिए जो बयान इन्होंने दिया तो घातक साबित हो सकता था। हालांकि वो उनके इस स्पष्टीकरण, पार्टी के स्पष्टीकरण के बाद कितना ये जो डैमेज कंट्रोल हो पाएगा वो देखने वाली बात है, लेकिन बड़ा मुश्किल है। राकेश टिकैत का एक बयान अभी देख रहा था कि मैं चुनौती देता हूं कि वो एक भी ऐसी घटना अगर दिखा दें। जो आपने एक बात कही कि हमको इस मुद्दे पर कोई इतनी तवज्जो नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, नहीं देनी चाहिए, लेकिन सवाल यही है कि एक रूलिंग पार्टी की एमपी इस तरह की बात कर रही है तो इसका मतलब उस पर चर्चा क्यों नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात जो ये मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनके इसी तरह के बयानों की काबिलियत के आधार पर ही उनको टिकट दिया लोकसभा का। वो चाहे अभी तो पार्टी का ये बयान है, हो सकता है कि कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री जी का भी ये बयान आए कि मैं उनको किसी को दिल से माफ नहीं करूंगा, जो पिछली बार के भी एक सांसद के लिए उन्होंने कहा था। लेकिन सवाल यह है कि कंगना रनावत के खिलाफ पार्टी ने कोई कार्रवाई तो की नहीं। इसका मतलब यह है कि इतने गंभीर आरोप बिना किसी आधार के एक एमपी दे रहा है पर उसके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर सकते। ये बिल्कुल उसी तरह की बात है जिसको आप याद करिए, चुनाव से पहले कई नेताओं ने, कई सांसदों ने, जिनमें अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह भी थे, अब तो पूर्व सांसद हो गए हैं, संविधान को लेकर, संविधान बदलने को लेकर बयान दिए थे।
लेकिन पार्टी ने किसी भी नेता के अपने बयान का खंडन नहीं किया। कई नेताओं ने दिए थे, केवल लल्लू सिंह ने नहीं दिया था। तो यही स्थिति यहां भी है। तो जाहिर सी बात है कि जो मैसेज उन नेताओं के जरिए पार्टी सोच रही थी कि मैसेज भी चला जाए और पार्टी के किसी एक जो प्रॉपर प्लेटफॉर्म है उसके जरिए हम ये ना कहें, मैसेज तो देना चाह रही थी कि 400 पार लाने की ख्वाहिश क्यों है, तो वो मैसेज तो चला गया, लेकिन वो मैसेज उन लोगों के पास भी चला गया जो पहले से ही इसको लेकर आशंकित थे। वही बात यहां भी, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई, नतीजा उसका सामने है। अब कंगना राणावत के खिलाफ भी कोई कार्रवाई अभी तक तो नहीं की गई है। ये एक जो उनको नोटिस दिया गया है इसका तो कोई खास मतलब नहीं है, ये तो फोन करके भी पार्टी के लोग कह सकते थे। तो सीधी सी बात है कि उनके इस तरह के बयानों को भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी चाहता है कि ऐसे बयान नेताओं की तरफ से आते रहें, लगातार आते रहें, जिससे दो चीजें होती हैं। एक तो जिस पर वो हमला कर रही है पार्टी, उनकी जिस पर हमला करना चाहती है उस पर हमला भी होता रहे, और दूसरी ओर तमाम दूसरे मुद्दों से लोगों का ध्यान भी डाइवर्ट होता रहे। तो अगर पार्टी इस कंगना राणावत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है तो इसका मतलब साफ है कि उनके ये बयान पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को किसी भी तरह से हैरान करने वाले नहीं है, और ये दिखाने के लिए जरूर किया जा रहा है कि हाँ उनको एक समझाया गया है। और समझाया ही गया होता तो वही एक बार फिर से उस चीज को दोहराऊंगा कि इससे भी ज्यादा खतरनाक बयान उनके चुनाव से पहले आते रहे, लेकिन यदि उनको टिकट दिया और क्या काबिलियत हो सकती है। ऐसा भी नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री में वो उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया हो, ऐसी कोई उन्होंने फिल्में कर ली हो, मुझे तो नहीं याद है, मैं वैसे भी कम फिल्में देखता हूं, लेकिन उनकी कोई यादगार फिल्म हो मुझे नहीं ध्यान में, मेरे ध्यान में नहीं है। लेकिन काबिलियत तो यही रही होगी ना, जिस तरह से उन्होंने बयान दिए, जिस तरह से वो चर्चा में रही, जिस तरह से पार्टी को डिफेंड किया, प्रधानमंत्री को भगवान स्वरूप। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि वो बिना पार्टी के नेतृत्व की सहमति के ऐसा नहीं कर रही थी, और यही उनकी काबिलियत थी जिसने उन्हें टिकट दिलाया, एमपी बनाया। जी बिल्कुल। क्वीन फिल्म आई थी शुरुआती दौर में कंगना रनौत की, काफ़ी चर्चित फिल्म थी, बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, काफ़ी पसंद आती थी उस समय, और कई ऐसे एक्टर एक्ट्रेस जो हैं वो पसंद आते थे, पर्सनली मैं कह रहा हूं, और देखा करता था फिल्म। लेकिन धीरे धीरे उनकी विचारधारा, उनके बयान, उनकी बातें जो समाज को तोड़ने वाली बातें होने लगी, उसके बाद से उन लोगों के पिक्चर्स देखना, फिल्में देखना मैंने छोड़ दिया, पर्सनली कह रहा हूं। उनमें से एक कंगना रनौत भी हैं। हालांकि फिल्मों के जानकार और फिल्मों पर गहरी पकड़ पैठ रखने वाले हमारे साथी मौजूद हैं, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, वो और बेहतर बताएंगे। लेकिन थोड़ी बहुत जो जानकारी मुझे है फिल्मों की, जितना देख पाया हूं, उस आधार पे बहुत लोग हैं जो एक्सपोज हो चुके हैं पिछले 10 साल में, जिनकी फिल्में देखना मैंने बिल्कुल छोड़ दी है, और पुरानी फिल्मों का जो के बारे में जो सुनता रहा, सोचता रहा, देख करके कुछ यादें थी, उन सबको भी मिटाने की कोशिश मैंने कर दी, क्योंकि वो कैरेक्टर कुछ और है और वो चेहरा कुछ और है। चलिए बढ़े आगे, फिल्मों से बाहर निकलते हैं, कंगना रनौत से बाहर निकलते हैं, प्रशांत टंडन जी के पास आते हैं। प्रशांत जी, यहाँ पर चर्चा हम लोग जो कर रहे हैं, 2-3 महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं। एनडीए में जबरदस्त घमासान क्यों है, और एनडीए लिख रहे हैं, नॉट ओनली इन बीजेपी, एनडीए। अभी अभी आपने खबर सुबह पढ़ी होगी अखबारों में, और अभी प्रस्तावना में मैं रख भी रहा था उस बात को, केसी त्यागी भी हस्ताक्षर करते हैं उस चिट्ठी पे जिसमें कहा गया है कि भारत इजराइल की मदद बंद करे और फिलिस्तीन में शांति बहाली करे। इसमें आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ऐसे तमाम जो इंडिया गठबंधन के कई दल हैं, वो उन सब के सिग्नेचर हैं, सांसदों के, पूर्व सांसदों के, नौकरशाहों के, इन लोगों के सिग्नेचर उसमें हैं। नौकरशाह नहीं है, लेकिन ऐसे तमाम बड़े लोगों के उसमें जो समाज में अपनी भूमिका अदा करते हैं, उन लोगों के हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण, इसके साथ साथ जब कांग्रेस के अंदर खाने देखते हैं तो चुनाव के वक्त, चाहे वो हरियाणा हो या उधर जम्मू कश्मीर हो, वहां पे घमासान है। राहुल गांधी अपनी बात रख रहे हैं, और राहुल गांधी के कारण घमासान बीजेपी के अंदर है, और मायावती जी भी घमासान में कूद पड़ी हैं, वो भी नाराज हैं, और वो भी कुछ चीजें लिख रही हैं लगातार। तो एक अलग हलचल सुनाई पड़ रही, दिखाई दे रही है। इसलिए यहां से एक चर्चा जो है अब वो उठती हुई, सियासत एक दूसरे दौर में पहुंचती हुई दिखाई देती है। उसकी तरफ चले अब जरा, और ये अब हम किस दरवाजे पे, एक महल है,
महल में बहुत सारे दरवाजे हैं, उसमें से इस कमरे से उस कमरे, तो ये कमरा छोड़ के अब अगले कमरे में जहां ये सब कुछ दिखाई देता है, जिस दरवाजे पे खड़े राहुल गांधी दिखाई देते हैं और अंदर घमासान दिखाई दे रहा है। कैसे आप देखते हैं इसको अंदर घुस के? कंगना रनौत पे एक बात तो कर ही दो जी। देखिए, वो अपनी फिल्म को हिट कराने के लिए विवादित बयान दे रही हैं, लेकिन वो बीजेपी की फिल्म जरूर पिटवा देंगी हरियाणा इलेक्शन में। ये तो उन्होंने इतना काम तो कर दिया कि किसान आंदोलन, किसानों के बारे में कंगना रनौत ने पहली बार ऐसा बात नहीं की कि वो आतंकवादी हैं, वो बदमाश हैं, वो अपराधी हैं। और किसान आंदोलन के समय याद कीजिए कि बीजेपी के तमाम नेता ये बातें कर रहे थे। पूरा बीजेपी का सोशल मीडिया किसानों को खालिस्तानी बताने में लगा हुआ था। अब चुनाव आ रहे हैं तो आप कंगना रनौत को आपने पनिश कर दिया। कल तक आप लोग भी तो वही कर रहे थे, मतलब मेरा बीजेपी से है। तो कंगना रनौत की फिल्म मुझे नहीं पता कि हिट होगी कि पिटेगी, लेकिन बीजेपी के लिए बॉक्स ऑफिस में हरियाणा चुनाव में संकट जरूर है इस बयान से। दूसरी बात जो राहुल गांधी की आपने की, वह उस पर बात रखूंगा अपनी, लेकिन एक बात, जम्मू कश्मीर में जो एक एक्शन फिल्म चल रही है बीजेपी की, उस पर बात कर ली जाए कि 44-45 मेंबर की लिस्ट आती है और आधे घंटे में विड्रॉ हो जाती है। बीजेपी की एक वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जम्मू में, मिनासा लतीफ, वो बीजेपी से इस्तीफा देती है। बीजेपी को अपने पूर्व उप मुख्यमंत्री, पहली बार बीजेपी का एक उप मुख्यमंत्री बना, उनका टिकट काटना पड़ता है निर्मल शर्मा का। ये हुआ क्यों बवाल? ये बीजेपी के द्वारा दल बदलुओं को टिकट देने की वजह से हुआ। बीजेपी ने उन लोगों को टिकट दिया जो कल तक धारा 370 हटाए जाने का विरोध कर रहे थे। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग थे, वो दूसरी पार्टियों से आयातित लोग थे, और अगर दूसरी पार्टियों से आयातित लोगों को हटा दे बीजेपी तो ये 240 की जो संख्या है ये भी बड़ी कम हो जाएगी। तो ये जम्मू कश्मीर में जो कोहराम मचा उसका कारण ये है, गुस्सा लोगों में ये आया कि बीजेपी के वो वर्कर्स जो वहां पे लड़ते रहे, जिन्होंने बीजेपी को शुरू से साथ दिया, उनको टिकट ना देकर और दल बदलुओं को टिकट दिया जा रहा है। उन लोगों को टिकट दिया गया। अभी अमित शाह देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कर रहे थे 370 पे। बताइए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जो 5 महीने तक 6 महीने तक नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, जो 370 को बहाल करने की बात कर रहे थे, उनको आपने बीजेपी का टिकट दे दिया। इसलिए मैंने पूछा था कि श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो ये सवाल आते सामने। अब जहां तक राहुल गांधी की बात है, राजीव जी, कंगना रनौत के जैसे एक राहुल गांधी को ट्रोल कराने के लिए सोशल मीडिया में भी एक सज्जन लाए गए हैं, लेकिन वो सामाजिक न्याय का इतना विमर्श इतना बड़ा हो चुका है, इतनी बड़ी आबादी उसको चाहती है और वो देश हित में है। आर्थिक नीतियां कैसी हो इसके हित में है। यूएनडीपी का जो वो बनता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें इनपुट जा सकते हैं वहां से। अगर उसमें सोशो इकोनॉमिक सर्वे भी साथ में जोड़ेंगे तो जातिवार जनगणना एक साइंटिफिक अप्रोच है नई तरह की नीतियां बनाने की, और उसको अब आप राहुल गांधी ने उठा दिया मामला। तो सोशल मीडिया में राहुल गांधी को कंगना रनौत जैसे लोगों के द्वारा ट्रोल करवा के आप इसको बदल नहीं सकते। ये अब राजनीतिक हकीकत है, और इस राजनीतिक हकीकत को बीजेपी और नरेंद्र मोदी जितना जल्दी पहचानेंगे उतना कम नुकसान होगा।
जी। तो राहुल गांधी ने देश भर का विमर्श जो है बदल दिया है। प्रोफेसर रविकांत वहाँ थे और वो बता चुके हैं कि किस तरीके से, और केवल इलाहाबाद की स्पीच की बात नहीं कर रहे राजीव जी, हम लोग भी देश भर में देश घूमते हैं, बात करते हैं लोगों से। जातिवाद जनगणना अब आने वाले हर चुनाव में एक बड़ा मुद्दा है, एक राष्ट्रीय मुद्दा है, और केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ है या आर्थिक न्याय से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो इसलिए ये जरूरी है कि जातिवाद जनगणना हो, और वो अब रुक नहीं पाएगा। मैं राहुल गांधी की इस बात सहमत हूं कि वो रुक नहीं पाएगा, उसको नरेंद्र मोदी करे या आगे कोई करे। चिंता इस बात की नरेंद्र मोदी को है, क्यों अचानक से राहुल गांधी को निशाना बनाया जा रहा है। जनगणना होनी है, 3 साल ऑलरेडी लेट हो चुका है। जनगणना की प्रक्रिया चालू हो गई है, उसका फॉर्म कैसा हो इसके बारे में चिंता, बात विवाद, विचार विमर्श चालू हो चुका है। अब वो फॉर्म कैसा हो, उसमें जातिवाद जनगणना में फॉर्म दूसरा होगा। तो इसलिए उस पर जब चिंतन होना शुरू हो गया है और राहुल गांधी उस मुद्दे को बड़ा बना रहे हैं, बड़ा बन चुका है, इसलिए अचानक राहुल गांधी को ट्रोल करवाया जा रहा है। लेकिन अब वो मुद्दा बहुत बड़ा हो चुका है राजीव जी, और इससे सोशल मीडिया के ट्रोलिंग से ये संभलने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। सोशल मीडिया की ट्रोलिंग से राहुल गांधी को अगर आप रोकना चाहते हो तो आप रोक नहीं पाएंगे। राहुल गांधी एक अलग राह पे चल रहे हैं, और वो राह क्या है उसको आप अच्छी तरह से देख रहे हैं। दूसरी तरफ क्या बीजेपी के अंदर खाने जो चल रहा है या जो एनडीए के ऊपर दबाव बन रहा है, वो राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन की तरफ से जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं, मूलभूत मुद्दे, उसके कारण हो रहे हैं या कुछ और कारण है? जरा अमलेंदु उपाध्याय जी, कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए राजीव जी, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रहा है और जो जिस तरीके से नए नए उनके कहा जाए ट्रोल आ रहे हैं, वो सब राजीव जी असल में प्रोजेक्ट का हिस्सा है। और वो प्रोजेक्ट का हिस्सा ये है कि राहुल गांधी ने जो मुद्दे खड़े कर दिए हैं, उन मुद्दों की काट भारतीय जनता पार्टी के पास है नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका कोई उत्तर दे नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है कि जब आपके पास विपक्ष के नेता के द्वारा उठाए हुए मुद्दे जो हैं, उन पर आपकी कोई स्पष्ट नीति नहीं है, आपका कोई स्पष्ट विजन नहीं है, आपकी कोई रणनीति नहीं है, आपकी कोई नीति नहीं है, तो आप फिर उस नेता के ऊपर हमले करना शुरू करेंगे। तो ये हमले उसी तरीके से शुरू हो रहे हैं। इधर जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजीव जी जो चल रहा है, जम्मू कश्मीर में चल रहा है या और जगहों पर चल रहा है, किस तरीके से आप देखिए कि सुबह जो लिस्ट जारी की गई थी, उसे मुश्किल से 1 घंटा भी नहीं बीता कि उसको लिस्ट को वापस ले लिया गया। पहले 44 लोगों की लिस्ट जारी हुई, उसके बाद फिर वो 15 लोगों की दोबारा से संशोधित लिस्ट जारी हुई। हम लोगों ने अभी बाइट सुनवाई वहाँ के जो अनुसूचित जाति मोर्चा के जो जम्मू के जो अध्यक्ष हैं, वो किस तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। यानी राजीव जी, अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये बात तेजी से उठना शुरू हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी अब भाजपा रह ही नहीं रही है। ये जो बाहर से आयातित माल है सब, उन्होंने इस पर कब्जा कर दिया है। और ये खबरें राजीव जी सिर्फ वही की नहीं है, जम्मू कश्मीर की, और राज्यों में इसको लेकर के संघर्ष शुरू हो गया है। महाराष्ट्र से इस तरह की खबरें आ रही है, जैसे अजित पवार को लेकर के आरएसएस के जो 2 मुखपत्र हैं, उन्होंने लिखे अपने लेख, ऑर्गेनाइजर ने और विवेक ने, अंग्रेजी और मराठी में। तो वो भी यही था कि बाहर से लोग जो आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी में कब्जा कर रहे हैं। इसी तरीके से टिकट बदलना हो रहा है, उनमें किस तरीके से बाहर के लोगों को मिल रहा है। तो अब ये राजीव जी लोगों के अंदर जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, उसके अंदर भी ये शुरू हो गया कि यहाँ तो सारा कब्जा बाहर से आए हुए लोग कर रहे हैं, और ये सब मोदी के तो वफादार हैं, लेकिन इनका पार्टी के लिए कोई योगदान नहीं है। तो सवाल ये, क्या आप मोदी के प्रति वफादार हैं या फिर आप पार्टी के प्रति वफादार हैं? तो अब ये जो अंदर एक संघर्ष शुरू हुआ है, मुझे लगता है कि ये संघर्ष आगे जाके काफी ज्यादा बढ़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस तरीके की टूटन और इस तरीके के हमको और उत्पाद देखने को आने वाले समय में मिल सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रोफेसर रविकांत जी, कैसे आप इसको देखते हैं? प्रोफेसर साहब, क्या आपको भी लगता है कि अंदर खाने, और खासकर एनडीए, देखिए सत्तारूढ़ दल है
एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं वो सत्ता पर काबिज हैं, और उस लिहाज से भी ये जानना ज़रूरी है कि अगर बीजेपी के अंदर खाने, जम्मू कश्मीर में जो चल रहा है टिकट को लेकर, फिर इधर जो हरियाणा में चल रहा है, और उसके अलावा जैसे कंगना रनौत जैसे जो नेता हैं, सांसद हैं, वो अगर ऐसी बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी पार्टी को बैकफुट पे ला रहे हैं, सरकार कितने दिन चलेगी ये तो पूछा ही जा रहा है। लेकिन अंदर खाने और उसमें जो विपक्षी दल हैं, खासकर इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, ये जो मुद्दे लेकर आ रहे हैं, कितना दबाव अभी आज की तारीख में 2-2.5 महीनों में आप देख रहे हैं, क्योंकि ये वो रिजीम नहीं है 14 से 19 वाला या 19 से 24 वाला। और उस हिसाब से देखा जाए तो आने वाले समय में क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के सामने चुनौतियां और बढ़ने जा रही है? क्या राहुल गांधी का इसमें रोल, जरा आपसे और समझना चाहता हूं, क्योंकि आप लंबा वक्त आपने प्रयागराज में उनके साथ गुजारा था। थोड़ा सा और बताइए कि यहां से राहुल गांधी का रोल, यहां से सत्ता पक्ष पर राहुल गांधी, विपक्षी दल इंडिया गठबंधन कैसे यहां और दबाव बनाने की कोशिश में जुगत में हैं, और यहां से कैसे अपने मुद्दों पर अडिग दिखाई देते हैं राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन के लोग, कैसे क्या कुछ है अंदर खाने? जी, प्रयागराज के संविधान सम्मान सम्मेलन में राहुल गांधी ने एक बात और कही थी। उन्होंने कहा कि मैंने भारतीय जनता पार्टी से यह सीखा है कि क्या नहीं करना है, और एक तरह से बीजेपी हमारे लिए गुरु है। नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में जो किया है, आपने वादा किया 15 लाख देने का, किसानों को एमएसपी देने का, उनकी आय दोगुनी करने का 22 में, 2 करोड़ रोजगार से लेकर के इतने सारे वादे, वो सब जुमला साबित हुए। और सारी झोली, सारी थैली किसकी भर रही थी? अंबानी और अडानी की। देश के लोगों की आपको परवाह नहीं थी, चाहे वो लद्दाख में सैनिक हताहत हो रहे हो या मणिपुर में महिलाओं के रेप हो रहे हो, किसान आंदोलन में चाहे वो किसान शहीद हो रहे हो या फिर दलितों पर अत्याचार हो रहे, आदिवासियों के मुंह पर पेशाब हो रही। नरेंद्र मोदी ने कभी भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की। राहुल गांधी हर उस मुद्दे के साथ खड़े होते हैं जो जनता से जुड़ा है, उनके चाहे स्वाभिमान का सवाल हो, सम्मान का सवाल हो। राहुल गांधी ने वहां पे रामचेत का भी जिक्र किया, वो रामचेत जिनसे वो सुल्तानपुर से लौटते हुए मिले थे जब रायबरेली जा रहे थे। उन्होंने कहा कि वो स्किल मैंने कभी नहीं देखा और मैंने उसको सिलने की कोशिश भी की, लेकिन मैं कर नहीं पाया। हालांकि राहुल गांधी ने सिला उस जूते को, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं असफल हूं। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि उस स्किल को कोई सम्मान नहीं मिलता। ये जो बार बार राहुल गांधी कह रहे हैं, चाहे इस देश में दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़े हो, महिलाएं हो, या आज की तारीख में उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों पर तो डायरेक्ट हमला हो रहा है। बेहद संकट में उनका जीवन है, उनके जो उद्योग धंधे हैं, व्यवसाय है, वो खतरे में, घर तोड़े जा रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने ये सीखा है बीजेपी से कि क्या नहीं करना है। नरेंद्र मोदी जो राजनीति कर रहे हैं उसमें आपने जो 10 साल में पूरा गुब्बारा फुलाया था कि होना तो कुछ नहीं है, लेकिन ब्रांडिंग करते रहिए विश्व गुरु की, ब्रांडिंग करते रहिए 56 इंच के सीने की। साहब नरेंद्र मोदी तो वॉर रुकवा देते हैं और अभी अभी लौट के आए हैं गले पड़ के जेलेंस्की के। हुआ क्या? आज ही हमला हो गया। तो पापा ने जो वॉर रुकवाई थी उसका क्या हुआ? ये जो छद्म है, ये झूठ की राजनीति है, वो टिकाऊ नहीं होती। वो भक्त मंडली को छोड़ दीजिए, उनके आंखों पर तो वो पट्टा बंधा हुआ है। जैसे जो लोग गांव से होंगे वो जानते होंगे कि बैलों से जब वो फसल की रुंदाई की जाती है तो उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, वो वहीं घूमते रहते हैं। ये भक्त मंडली उसी तरह की है, उसको वही दिखता है कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। लेकिन सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी की राजनीति चारों खानों चित हो चुकी है। और जब से वो छद्म टूटा है, बीजेपी के भीतर लगता था कि मोदी जी 400 जिता करके लाएंगे, लेकिन हुआ क्या?
नतीजा तब ये आया है जब चुनाव आयोग बैठा हुआ था, ईडी सीबीआई खेल कर रही थी, गोदी मीडिया लगातार भक्ति कर रही थी, उसके बाद भी 240 पर गिनती में प्रशासन क्या कर रहा था, ये सारे कुछ के बावजूद 240 पर आपकी गाड़ी अटक गई। तो आज चिराग पासवान भी आंख दिखा रहे हैं, जेडीयू भी, और नायडू साहब तो चले आते हैं हर सप्ताह लेकर के अपने एटीएम। तो ये जो राजनीति आपने खड़ी की थी इस देश में, उससे बीजेपी के भीतर के लोग नहीं बोल पा रहे। आपके कैमरे में भी कोई दूसरा नेता नहीं होता था, और वो फोटो तो कोई नहीं भूल सकता जिसमें राजनाथ सिंह माला के भीतर घुसने की कोशिश करते हैं, अमित शाह जैसे ही आंखें दिखाते हैं वो बेचारे बाहर हो जाते हैं। ये तो हालत बीजेपी के नेताओं की। लेकिन अब जब मोदी जी का वो छद्म बेपर्दा हो गया है, अब उनके पार्टी के भीतर के अंतर्विरोध सामने आने लगे और इसीलिए लोग बोलने लगे हैं खुल के, वो टिप्पणियां होने लगी हैं। यहां योगी आदित्यनाथ को नहीं आप हटा पा रहे हैं, चाहते तो बहुत है उत्तर प्रदेश में कि बदलाव करें, और वहां से लेकर के हर जगह पर नितिन गडकरी का मामला हो, चाहे अमित शाह का मामला हो, ये सारी चीजें जो है वो दिखाती हैं कि मोदी जी राजनीतिक रूप से बेहद कमजोर हो चुके हैं और अब यू टर्न पे यू टर्न लिए जा रहे हैं। जो ये कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी और मोदी है तो मुमकिन है, अब तो ब्रॉडकास्ट बिल आप लाए ही नहीं। आपने वक्फ बोर्ड संपत्ति वाला वो जेपीसी को दे दिया, लेटरल एंट्री को आपने वापस कर दिया, और अभी जो राहुल गांधी ने कहा, मैं भी डंके की चोट पर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी भी कास्ट सेंसस कराएंगे, रोक नहीं सकते हैं अब वो। ये जमीन तक चली गई है बात। 78% लोग कह रहे हैं कास्ट सेंसस होना चाहिए। मूड ऑफ द नेशन, इसको आप कैसे बदलेंगे? और इसमें सबसे बड़े जो एक तरह से इस माहौल को बनाने में जो किरदार हमारे सामने है वो राहुल गांधी, बिना डरे बिना, और राहुल गांधी का कितना अपमान किया इन लोगों ने, आज भी लगे हुए हैं जिस तरह से अपमान करना, डिस्क्रेडिट करना। लेकिन जो व्यक्ति लोगों के दिलों में भरोसा पैदा कर लेता है, फिर आप कुछ भी करते रहिए, वो उसी इकोसिस्टम के भीतर वो चल रहा है, इसके बाहर नहीं है। आज किसान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, कोई भरोसा करेगा राहुल गांधी के बारे में जो ये कह रहे हैं, आलू डालो सोना निकलेगा, काम खत्म हो चुका है। अब तो जान गए हैं कि लोग मोदी जी जो कहते हैं वो कभी नहीं करते। विश्वगुरु कौन बन रहा है साहब? अडानी साहब का संपत्ति कैसे बढ़ रही है? अद्भुत है कि अडानी साहब कुछ बनाते नहीं है, कोई उद्योग धंधा उनका नहीं है, लेकिन संपत्ति बढ़ती जा रही है। जो देश ने बनाया, जो नेहरू जी ने बनाया, जो इंदिरा गांधी ने बनाया, वो उठा करके बेच दिया मोदी जी ने। अब राहुल गांधी उन चीजों को बेपर्दा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं, जब वो खड़गे जी का सम्मान करते हैं, आपने कभी देखा मोदी जी को? आज इस देश का दलित इस बात को देख रहा है कि खड़गे जी के प्रति कितना सम्मान है राहुल गांधी के द्वारा, तो वो दिलों में जा रही है बात। इसीलिए उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि मायावती तत्काल प्रतिक्रिया करती हैं। उनको लगता है कि मेरा जो वोट बैंक है कहीं वो कांग्रेस की तरफ पूरी तरीके से ना चला जाए, इस बार तो आया ही, कहीं और ज्यादा शिफ्ट हो जाए, तो वो लगातार उस पर प्रतिक्रिया कर रही है। आज की तारीख में मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी पूरे तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं, अंदर से लेकर के बाहर तक कमजोर हो चुके हैं, और अब वो राजनीति जो कर रहे हैं वो राहुल गांधी के पिच पर कर रहे हैं, उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। उनका कोई भी कार्ड इस समय नहीं चल रहा है। राहुल गांधी जहां उनको खिला रहे हैं कि आप किस पॉइंट पर खेलेंगे, वहीं पे मोदी जी को खेलना पड़ रहा है। ये है आज के राजनीति की सच्चाई। जी 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 बिल्कुल। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, क्या आपको भी लगता है कि राहुल के पिच पर अब नरेंद्र मोदी खेल रहे हैं? अभी तक राहुल गांधी का नाम आते ही लोग कहते थे कि जब राहुल गांधी को सामने कर दिया जाए तो नरेंद्र मोदी को वॉकओवर मिल जाता है, लेकिन अब लगातार ये हो रहा है कि राहुल गांधी की पिच पे, यानी राहुल गांधी जो मुद्दे लेकर आते हैं, जो मुद्दे बना रहे हैं, उन मुद्दों से कहीं ना कहीं दो चार होना ही नहीं बल्कि कई बार यू टर्न लेते हुए नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं, और अंदर खाने घमासान इतना मचा हुआ है और जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। तो वो सब भी क्या यहाँ पर
एक फंसे हुए प्रधानमंत्री और नेता के रूप में नजर आते हैं नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी इस बात को समझ चुके हैं कि अब हालात उनके पक्ष में नहीं है। अब देश बीजेपी के साथ नहीं है, जैसा कि कभी कुछ समय पहले था। जब बीजेपी सत्ता में आई तब कुछ समय के लिए बीजेपी की पिच पर कांग्रेस खेला करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो हालात नहीं रहे। अब नए हालात हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। अब सवाल यह कि जिस तरीके से बीजेपी की सरकार अपने फैसले बदल रही है, पीछे जा रही है, आप गिनती कर सकते हैं, कम से कम आधे दर्जन फैसले तो ऐसे हैं जो सरकार अपने जिस दृढ़ता से आगे आई थी वहां से वो पीछे हो गई। इसका मतलब ये बात समझ चुकी है बीजेपी की अब इस खेल में हमारे नियम नहीं चलने वाले हैं, अब नियम चलेंगे इंडिया अलायंस के, कांग्रेस के या प्रतिपक्ष की दूसरी पार्टियों की। ये बात वो समझ चुके हैं। और तो और अब तो चिराग पासवान भी मौसम वैज्ञानिक हो गए। आप अंदाज लगाइए, उनके पिता की तरह वो भी मौसम वैज्ञानिक हो गए हैं, जो कहते थे कि मैं तो नरेंद्र मोदी का हनुमान हूं, तो अब वो भी बात कहने लगे कि साहब जाति जनगणना होनी चाहिए। और जिस व्यक्ति के 5.3% उस समाज के लोग हैं बिहार में, लेकिन वो भी अब प्रधानमंत्री के साथ आगे हमेशा रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। यानी जैसे जैसे लोगों को ये बात समझ में आएगी कि जनता की राय, जनता अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ नहीं है, तो वे दल जो इंडिया अलायंस के दल माने जाते हैं वे भी धीरे धीरे करके खिसक जाएंगे। और यही खतरा है नरेंद्र मोदी को कि वे अपने 5 साल पूरे करेंगे तो कैसे, और कर भी पाएंगे या नहीं, ये भी सवाल है। तो सवाल ये कि अब सवाल 2029 का नहीं है, सवाल तो हर रोज खड़ा हो रहा है कि आखिर सरकार आगे चलेगी या नहीं चलेगी। और जिस तरीके से एक आम लोगों के मन में माहौल है, आम लोग जो चर्चा करते हैं कि बहुत साल हो चुके हैं नरेंद्र मोदी जी को और अब कभी भी सरकार बदल सकती है, गिर सकती है। अगर आम आदमी ये बात करने लगे जो राजनीति का विशेषज्ञ नहीं है, तो इसका मतलब है कि वाकई इस देश में कुछ तो कुछ होने वाला है। अभी तो महाराष्ट्र के चुनाव का ऐलान होना है, झारखंड के चुनाव का ऐलान होना है। तब महाराष्ट्र के चुनाव का ऐलान होने के बाद आप देखेंगे कि हालात और भी अलग होंगे। तब बीजेपी के सामने चुनौतियां और भी खड़ी होंगी, अलग होंगी। अचानक अगर शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी दे दी गई है तो इसका मतलब यह है कि कुछ तो कुछ बात गंभीर है। और शरद पवार ने भी इस बात को बहुत गंभीरता से कहा कि लगता है ये सरकार मुझ पर ज्यादा निगरानी करना चाहती है। उन्होंने जो बात कही मराठी में, उसका आशय यही है। तो आखिर जिस शरद पवार के खिलाफ ईडी की जांच होनी थी, जिनको कोई ईडी का नोटिस मिला था, उन्हें अचानक Z+ सिक्योरिटी क्यों देने की बात की जा रही है? तो इसका मतलब है कि शरद पवार के मूवमेंट जरा उनकी गतिविधियां स्कैन की जा सके, ज्यादा गंभीरता से स्कैन की जा सके, ये एक उद्देश्य रहा होगा। तो महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है जहां बीजेपी बहुत विचलित है। हरियाणा में देख चुके हैं किसान आंदोलन के बाद जो हाल हुआ, और किसानों ने जिस तरह से प्रतिकार किया इस तरह की बयानबाजी का, और जो जवाब दिया कि एक भी प्रकरण बता दीजिए, तो ये कोई जवाब अभी बीजेपी के पास नहीं है। और बीजेपी को हरियाणा जीतना है, ये उसका लक्ष्य है, लेकिन जीतेगी कैसे, ये उसकी बड़ी चुनौती है। जम्मू कश्मीर उसके हाथ में आ नहीं रहा है। झारखंड में माहौल अनुकूल नहीं है। और महाराष्ट्र के बारे में 3 दल मिलाकर जो बात करना चाहते हैं, देवेंद्र फडणवीस के बारे में पार्टी फैसला नहीं कर पा रही है कि उन्हें दिल्ली की राजनीति में बुलाएं या महाराष्ट्र में ही काम करने दें। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी के सामने चुनौतियां राष्ट्रीय है, लेकिन अभी जो तात्कालिक चुनौती है कि उपचुनाव में कैसे बीजेपी अपनी सीटें बचाए, उसकी भी मुसीबत आ गई। जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, उन सीटों में बीजेपी कैसे जीतेगी, कैसे योगी जी अपनी लाज बचाएंगे, बीजेपी की रक्षा करेंगे, ये चुनौतियां। तो 4 राज्यों के चुनाव और कुछ उपचुनाव, वहीं बीजेपी अटकी हुई है। अब 2029 तो उसके लिए बहुत दूर की कौड़ी है। एक तो ये बात है। दूसरी तरफ राहुल गांधी को देखिए,
वो हर बात बहुत स्पष्ट कहते हैं। उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी मेरी गुरु है, बीजेपी मुझे बताती कि मुझे क्या क्या काम नहीं करना चाहिए। तो जब भी कोई व्यक्ति बड़े बड़े पद पर पहुंचता तो वो तय करता है कि मुझे क्या क्या काम करना है और क्या क्या काम नहीं करना। और दुर्भाग्य से ये रहा कि नरेंद्र मोदी जी ने ये जरूर तय किया होगा कि मैं प्रधानमंत्री बना तो क्या क्या करूंगा, लेकिन वे ये बात भूल गए कि उन्हें क्या क्या नहीं करना, और जो बात उन्हें करनी चाहिए थी वहां वे कर नहीं पा रहे हैं, और जो नहीं करनी चाहिए वो कर पा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर भारतीय समाज के लोगों को, भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करके अपना सीना ठोकना ये अलग बात है, लेकिन वैश्विक मंच पर आप कैसे भारत को मजबूत बनाएंगे, इस बात के बारे में सोचना अलग बात है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी के सामने चुनौतियां बहुत सारी है। जितनी चुनौतियां बाहर है यानी प्रतिपक्ष की तरफ से, उससे ज्यादा चुनौतियां बीजेपी के पास अपने भीतर है। हरियाणा में है, जम्मू कश्मीर में है, महाराष्ट्र में है, झारखंड में। राजीव जी, 4 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और ऐसे में बिल्कुल प्रोफेसर साहब आप ही के पास आ रहा हूं, प्लीज अपनी बात जी। एक अभी प्रकाश जी जो बात कर रहे थे, मुझे बहुत जरूरी बात याद आ गई। जब मैं इलाहाबाद से लौट रहा था तो कुछ महिलाओं से बातचीत हुई, बिल्कुल गांव की महिलाएं, जो डॉक्टर साहब ने कहा ना कि लोग जमीन तक वो बात पहुंच चुकी है। कितनी पॉलिटिकली शिक्षित महिलाएं हैं। उन्होंने मुझे बताया कि जो खटाखट वाला मामला है वो इसलिए रुका है क्योंकि एक नीतीशुहा और एक नायडू, इन दोनों ने सरकार नहीं बनने दी। और उनका वाक्य सुन के बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा मजा आ रहा था ये सुन के कि एक नीतीशुहा और एक नायडू, इन दोनों ने सरकार नहीं बनने दी, वरना हमको खटाखट से वो पैसे मिलते। तो लोग अभी भी उम्मीद पाले हैं जमीन पर, साधारण बिल्कुल किसान परिवार की महिलाएं, जो शायद उनके पास कोई डिग्री नहीं होगी, ये हालात है। और राहुल गांधी वहां तक उनका वो पहले वाला, अब हम लोग जिसका जिक्र नहीं करते हैं खटाखट का, वो अभी भी है और उम्मीद भी है कि ये सरकार जाएगी। जी, तो देखिए देश की जनता के बीच और इसी खटाखट, ये जो खटाखट है दोस्तों, आपको बता दूं क्यों जिक्र इसका खूब आया था और राहुल गांधी के भाषण में इस शब्द का इस्तेमाल काफी हुआ, और इतना ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसका इस्तेमाल किए। तो राहुल गांधी जो अभी इससे पहले जो बात हम लोग रख रहे थे कि राहुल गांधी पिच बना रहे हैं और नरेंद्र मोदी उस पर बैटिंग करने खेलने आ रहे हैं, और ये जो खटाखट है वो है जो महिलाएं, और उनसे वादा किया गया था चुनाव के दौरान विपक्ष की तरफ से, खासकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि 8,500 रुपए हम डालेंगे आपके अकाउंट में। और उसके बाद जब सरकार नहीं बन पाई विपक्ष की, नरेंद्र मोदी ने सरकार बनाई, साथ में उनके एनडीए के घटक दल उनके साथ आए जिसमें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का जिक्र बार बार आता है। तो ये है, और इसके कारण अभी धरातल पे, जमीन पर आप जाइए तो वहां पर इसकी चर्चा खूब होती है। हालांकि इसको भी भुनाने की कोशिश की थी बीजेपी ने, लेकिन वो वहां तक पहुंच नहीं पाई। भुनाने में क्या मतलब, राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश इसके जरिए हो रही थी। चलिए आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी जल्दी से आपके पास, और राजनीति, 4 राज्यों का चुनाव बहुत ही अच्छे ढंग से विश्लेषण कर रहे थे डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। 4 राज्यों के चुनाव जो सामने हैं, जिसमें से 2 राज्य की घोषणा हो चुकी है, 2 राज्यों की घोषणा बाकी है, और उन सब के बीच और सबसे ज्यादा डर महाराष्ट्र में है बीजेपी को कि महाराष्ट्र हाथ से निकला तो सत्ता गई, केंद्र की सत्ता गई, ये भी कह रहे हैं लोग। और उस लिहाज से यहां पर आखिर घमासान क्यों मचा है, घमासान जो बीजेपी के अंदर खाने हैं, उस घमासान का थोड़ा सा और उसके अंदर जाने की जरूरत है कि क्या कारण हो सकता है। क्या अब नरेंद्र मोदी अपनी ही पार्टी में खुद को जो अपने आप को जो सुपर पावर बताने की पार्टी के अंदर जो कोशिश है बनाए रखने की कोशिश करते रहे हैं, उससे वो वंचित रह रहे हैं, या वहां से वो कमजोर हो गए हैं अपनी पार्टी में, जैसे आरएसएस ने कमजोर नेता बता दिया उनको कई आलेखों में, जैसे बता रहे थे अमलेंदु उपाध्याय जी। कैसे देखा जाए? घमासान जिसकी चर्चा मीडिया में नहीं हो रही है वो नड्डा जी को लेकर बना हुआ है। वो आरएसएस और बीजेपी के बीच में एक बड़ा घमासान पर्दे के पीछे चल रहा है, और आरएसएस नहीं चाहती है कि नड्डा जी बहुत दिन कंटिन्यू करें। वो ऑलरेडी उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, एक्सटेंशन भी खत्म हो चुका है कार्यकाल का। उसके बाद भी वो है
और अब ये बीजेपी जाने की वो कितना संवैधानिक कितना नहीं है, लेकिन आरएसएस नहीं चाहती। आरएसएस के अंदर एक बात, आरएसएस के पे दबाव है कि बीजेपी को गुजराती लोगों से, गुजराती दोनों जोड़ी से, गुजराती लॉबी से मुक्ति दिलाई जाए। ये बीजेपी के अंदर है और एक के बाद एक गलतियां हो रही हैं। हम लोग कंगना रनावत को जरूर दोष देते, लेकिन बड़े बड़े कंगना रनावत के से भी बड़े लोग बीजेपी में इस वक्त हैं, और जिन भी नए लोगों को ये अपने खेमे में ला रहे हैं वो सब एक नई समस्या पैदा करने वाले लोग हैं। तो बीजेपी के लिए महाराष्ट्र की आप बात पूछ रहे हैं, ये कहा जाता है 2-3 चीजें मीडिया में बड़ा जोर शोर से, चाणक्य नीति है, माइक्रो मैनेजमेंट, पन्ना प्रमुख। तो ये चाणक्य, पन्ना प्रमुख, माइक्रो मैनेजमेंट अभी सीटों का बंटवारा नहीं कर पाए महाराष्ट्र में। कौन किस पे लड़ेगा, ये चाणक्य जो है एक लिस्ट जारी करते हैं, वो आधे घंटे के अंदर अपने अर्थशास्त्र को वापस ले लेते हैं और उसके बाद वहां हंगामा मचा हुआ है। तो बीजेपी के अंदर चारों तरफ जो है परेशानियां हैं, और आप देखिए हरियाणा के चुनाव को लेकर इतना डरे हुए हैं कि उसको आगे खिसकाने की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे एनडीए की एकता अद्भुत है। चिराग पासवान की पार्टी हरियाणा के चुनाव को पोस्टपोन करने की डिमांड कर रही है। कितना बड़ा ये उनका स्टेक है हरियाणा में, कितने कैंडिडेट पे चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी सीटों पे मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये सब बीजेपी में चल रहा है, जिसको कहा जाता है कि पार्टी विद डिफरेंस, अनुशासित पार्टी। मार पीटे हो रही है, जुलूस निकल रहे हैं वहां पे। तो और ये सब चीजें दिखा रही है, जिससे अभी आप देखिए ये तो हो रहा है जो सामने दिख रहा है। एक हमको सामने दिख रहा है कि वक्फ बिल हो, लेटरल एंट्री हो, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल हो, इन सब की ओल्ड पेंशन, वो न्यू पेंशन स्कीम हो, तो रोज नई नीतियां आ रही हैं और उसी रफ्तार से वो नीतियां वापस हो रही हैं। इतने यू टर्न तो सड़कों पे बनते भी नहीं जितने यू टर्न ले चुके हैं। गोल चक्कर बना दिया यू टर्न बने लेकर। तो ये जो इसके बारे में रिव्यू होना चाहिए कि ये पार्टी में जो डिफरेंस, दिक्कत कहाँ है इस पार्टी में। दिक्कत ये है कि पार्टी के अंदर वाइब्रेंट पार्टी नहीं है। अब ये टॉप डाउन पार्टी है, ये 2 लोग फैसला करते हैं और उन 2 लोगों के फैसले पर ही ये पार्टी चल रही है। उन 2 लोगों ने सोचा कि नहीं, जो लोग कल तक 370 का विरोध कर रहे थे, उनको पार्टी में समर्थन कर रहे थे, उनको पार्टी में लाकर टिकट दे दो। जम्मू कश्मीर से जी विरोध हो गया उसका वहां पे। तो ये अगर 2 लोगों के विवेक पर ये पार्टी चलेगी तो इस पार्टी का यही सब चीजें धीमे धीमे सामने आएंगी। वो तो मीडिया, क्योंकि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा और कॉर्पोरेट अभी भी अपने स्वार्थ की वजह से इनके साथ है, क्योंकि उसके काम कर देते हैं, इसलिए अभी चीजें थोड़ा ढकी हुई हैं, लेकिन अंदर अंदर पानी के अंदर बहुत हलचल है। अब एक बात मैं संविधान की भी कर दूं, जो आपने शुरू में चर्चा की। देखिए, संविधान को लेकर दोनों की, अगर आप राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का हाव भाव देखें, संविधान के प्रति अप्रोच देखें, नरेंद्र मोदी संविधान को मस्तक से लगा रहे हैं, राहुल गांधी संविधान को ऐसे लेके खड़े होते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है? नरेंद्र मोदी संविधान की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करवाना चाहते हैं, उसको लागू करना नहीं चाहते हैं।
उसको आत्मसात करना नहीं चाहते, उसको वो हाथ में लेकर नहीं चलना चाहते। संविधान की पूजा करो, संविधान को एक दैवीय पुस्तक बना के पेश कर दो, लेकिन संविधान लिविंग डॉक्यूमेंट है, उसको लागू करना पड़ता है। वो सोशल जस्टिस की बराबरी की बात कर रहा है। अगर आप उसको लागू नहीं करते तो आपके नतमस्तक होने से, उसकी आरती उतारने से बात नहीं बनती। और संविधान ये कहता भी नहीं कि आप हमारी आरती उतारें, संविधान ये कहता है कि मुझको लागू करो। ये संविधान की अप्रोच में फर्क है राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की। राजीव बिल्कुल बिल्कुल, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के संविधान के अप्रोच में क्या फ़र्क है ये बता रहे थे प्रशांत टंडन जी। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी बातें, आखिर क्यों यहाँ पर भाजपा जो है वो फंसी हुई नज़र आती है, राहुल गांधी की स्ट्रेटजी क्या है, उनकी रणनीति क्या है, ज़रा और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। समीरात्मक जी, आप कैसे देखते हैं? राहुल गांधी की बात हम कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा भाजपा के अंदर के घमासान, और भाजपा न कहें बल्कि एनडीए के अंदर जो घमासान है, और उसमें भी अब अलग अलग ढंग से देखा जाए तो अब कई ऐसे उनके घटक दल हैं जो कहीं ना कहीं अंदर खाने परेशान नज़र आ रहे हैं। केसी त्यागी लगातार बात करते थे और नीतीश कुमार से भी इतर वो कई मुद्दों पर नज़र आए कि वो भाजपा के करीब नज़र आए हैं, लेकिन वो भाजपा के खिलाफ अगर सिग्नेचर कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के खिलाफ सिग्नेचर कर रहे हैं, तो अंदर खाने आखिर क्या खिचड़ी पक रही है, ये समझना जरूरी है। समीर जी, मुझे लगता है कि ये इसका इन सारी चीजों के पीछे एक सबसे बड़ी वजह ये है जो 240 सीटें आना। आपको एक उदाहरण देता हूं। 2018 की बात है, जब यूपी में सरकार बनने के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ दोनों ने अपनी अपनी लोकसभा सीटों से इस्तीफा दिया था। उस समय हम जो उपचुनाव हुए उसके बाद, उनके इस्तीफे के बाद दोनों सीटें हार गई भारतीय जनता पार्टी। और फूलपुर की सीट तो पहली बार उसने जीती थी, लेकिन गोरखपुर की सीट हार जाना बड़ी गंभीर बात थी। वहां मैं गया था, दोनों ही जगहों पर उस पूरे रास्ते में कई लोगों से बात किया, और उसमें दो चार कुछ भारतीय जनता पार्टी के बड़े कोर सपोर्टर मिले, बिल्कुल वैसे ही जो अभी हम लोग जम्मू कश्मीर में आवाजें सुन रहे थे लोगों की, वहां के नेताओं की। तो उनका ये कहना था कि दुनिया भर के लोगों को इन्होंने अपने पार्टी में घुसा लिया है। ऐसे जो बोला था, मैं एग्जैक्टली वही चीज बता रहा हूं। तो कहे कि दुनिया भर के उल जलूल लोगों को इन्होंने अपनी पार्टी में घुसा लिया है, जिनके खिलाफ बहुत सारी चीजें थी और ऐसे, और पार्टी के नेताओं को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को इग्नोर कर दिया है। तो ये जो सत्ता का घमंड है वो ऐसे ही इनको हराएगा, ये उसमें कुछ कई लोगों का इस तरह का बयान था। तो ये अब वो चीजें दिखाई हुआ। अब अभी तक आपके पास मजबूत तरीके से आप केंद्र में विद्यमान थे और पूर्ण बहुमत की सरकार थी। आपका अपने जो एनडीए की सरकार भले ही थी, लेकिन घटक दलों से कोई मतलब नहीं था, पार्टी के नेताओं से कोई मतलब नहीं था, दो लोग पूरी सरकार चला रहे थे। लेकिन उसका नतीजा यही होना था। ऐसा नहीं है कि उस समय पार्टी के भीतर घमासान नहीं चल रहा था, लेकिन दिक्कत यह थी कि घमासान की बात कहने वाला कोई मुखर होकर उस बात को कह नहीं रहा था, क्योंकि उसको पता था कि एक झटके में पार्टी से निकाल दिया जाएगा, पार्टी मजबूत स्थिति में, उनका स्थानापन्न कोई और आ जाएगा। पर आज की स्थिति में, अब जब आप सरकार, सारी कोशिशें इस समय लगी हुई है कि जो दो लोग सरकार चला रहे थे, सरकार अभी भी वो कोशिश कर रहे हैं कि दो ही लोग चलाएं। अभी पूरी कोशिश ये है कि कैसे अपनी सरकार को बचाया जाए। तो ऐसी स्थिति में अब आप उस तरह से पूरी पार्टी को, पूरी सरकार को नहीं चला पाएंगे जैसे आप 10 साल से चला रहे थे। होल्ड थी पूरे पार्टी में, आपका आदेश चलता था। और इसी दौरान ये भी हुआ कि तमाम अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं को, जनाधार वाले नेताओं को, जो कई बार से लगातार जनप्रतिनिधि बन रहे थे और मुख्यमंत्री रहे, सांसद बन रहे थे, ऐसे जनाधार वाले नेताओं को भी किनारे कर दिया गया, ताकि उनका, लोगों का अपना खुद का कोई जनाधार ना रहे, जनाधार वाले नेता सिर्फ एक माने जाए। तो पार्टी को जिस तरह से एक बिल्कुल सेंट्रलाइज कर दिया गया,
अब जब सेंटर में ही वो पार्टी कमजोर हो रही है तो नीचे के स्तर पर तो कमजोर होगी ही। और जो लोग अभी तक अपने दिल में जो बहुत सारे एक कह लीजिए कि अपमान की पीड़ा सह रहे थे, परेशान थे, नाराज थे, अब वो खुलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब उस तरह से पार्टी खुद किसी लोग बड़े पैमाने पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है जैसे वो पिछले 10 साल में कर रही थी। तो ये पूरा जो ऑरा बनाया गया कि चुनाव जिता रहे हैं प्रधानमंत्री और एकमात्र नेता है और कोई उनका विकल्प नहीं है, ये सारी चीजें वो सब अब दिखाई पड़ रहा है कि कितना सेवा के मकसद से, राष्ट्र के निर्माण के मकसद से, राष्ट्रभक्ति के मकसद से प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं। अब साफ दिखाई दे रहा है और मुझे लग रहा है कि विपक्ष की ये रणनीति भी है, बार बार वो ये साबित भी करा रही है कि सत्ता पाने के लिए प्रधानमंत्री जी क्या नहीं कर सकते हैं, अपनी ही चीजों को बदल सकते हैं, अपने ही सहयोगी दलों को उन एजेंडे पर काम करने की अनुमति देने को विवश हो सकते हैं जिसको लेकर वो विपक्षी पार्टी को घेर रहे थे। ये सब चीजें ये दिखा रही हैं और इनके पीछे एकमात्र कारण ये है कि 240 सीट। और अब पार्टी के भीतर भी जो लोग, जो नाराजगी थी लोगों की, जो लोगों के गुबार थे, वो निकल कर सामने आ रहे हैं। तो थे ये पहले भी, लेकिन पहले की स्थिति अलग थी, अब स्थिति बदली है। तो जिस तरह से सहयोगी दल दबाव बना रहे हैं उसी तरह से पार्टी के भीतर भी अब लोगों को यह मौका मिला है कि दबाव बनाया जाए। सीधे तौर पर तमाम मुख्यमंत्री और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में आप देखिए योगी आदित्यनाथ ये कह दे रहे हैं कि अति आत्मविश्वास ले डूबा, यानी हार के लिए मुझे नहीं लगता कि इससे पहले सीधे तौर पर पीएम के ऊपर निशाना साधा गया हो, मोदी जी के ऊपर, लेकिन अब साधा जा रहा है। तो ये सीधी सी बात है कि जो केवल विपक्षी नेता ही ये नहीं कह रहे हैं कि ये सरकार चलने वाली नहीं जाने वाली है, पार्टी के भीतर भी अब लोगों को लग रहा है कि ये सरकार चलने वाली नहीं है, जाने वाली है, और कब जाएगी, कितने समय तक चलेगी, इसका कोई भरोसा नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी, थोड़ा क्लोजिंग जल्दी से आपसे चाहूंगा, क्या यहाँ से रिकवर करते हुए अपनी पार्टी को थोड़ा मजबूत करते हुए नजर आते हैं नरेंद्र मोदी? जो फिलहाल जो परिस्थितियां दिख रही हैं उसमें रिकवर की कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है, और बल्कि देखा जाए तो बीजेपी कमजोर होती हुई ही नजर आ रही है। होना ये चाहिए था कि जब आप सरकार में आ गए थे, तीसरी बार आप प्रधानमंत्री बन गए थे, तो आपको पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम करने चाहिए थे, और पार्टी को मजबूत करने की दिशा में बहुत सारे काम हो सकते थे। अब देखिए राजीव जी, छोटे छोटे फैसले जो है वो भी उनको बदलने पड़ रहे हैं, और 24 घंटे से छोड़िए कुछ घंटों में बदलने पड़ रहे हैं। अभी जो एक मीडिया एडवाइजर, सूचना मंत्रालय में जो एडवाइजर की नियुक्ति हुई, उसको लेकर भी बीजेपी के अंदर से जो उनका राजनीति थी वो एकदम से हमलावर हो गई और वो नियुक्ति रोकनी पड़ी। तो आप समझ लीजिए कि किस तरीके की चीजें बीजेपी के अंदर चल रही हैं, यानी अब मोदी जी के फैसले एक तरफा अब लोग इनमें स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मोदी बीजेपी में कमजोर हो रहे हैं, तो बीजेपी किस तरीके से मजबूत होगी, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मुझे लगता है कि बीजेपी लगातार कमजोर हो रही है और इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। नरेंद्र मोदी का 10 साल का पिछला जो कार्यकाल रहा वो, और नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली रही, उसकी वजह से बीजेपी कमजोर हो रही है। नरेंद्र मोदी भले ही प्रधानमंत्री तीसरी बार बन गए। जी, आने वाले चुनावों के रिजल्ट जो होंगे वो और भी एक प्रमाण देंगे। अगर उस रिजल्ट के बाद बीजेपी की मजबूती, यानी विधानसभा चुनाव में बीजेपी बेहतर करती है, चाहे जम्मू कश्मीर हो या हरियाणा का चुनाव हो, चूंकि यही दोनों चुनावों की बात है अभी सामने, तो इन दोनों चुनावों में बीजेपी अगर बेहतर करती है, हरियाणा में तीसरी बार भी सत्ता पर काबिज होती है, और जम्मू कश्मीर में 370 के बाद लोग उन्हें बीजेपी को स्वीकार अगर करते हैं तो बात कुछ और होगी। अगर स्वीकार नहीं करते हैं तो यहाँ से बीजेपी के लिए परेशानियाँ बढ़ेंगी। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीटों के बंटवारे पर सहमति बन गई है। 90 में से 85 सीटों पर ये दोनों दल लड़ेंगे, जिनमें से 51 सीटों पर एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और 32 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, और एक सीट लेफ्ट के लिए छोड़ा गया है और एक सीट जो है वो पैंथर्स पार्टी के लिए छोड़ी गई है। और इसके अलावा कुछ सीटें हैं, 5 सीट ऐसी हैं जिस पर फ्रेंडली फाइट की भी बात है दोनों दलों के बीच। तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी और उसके साथ पैंथर्स पार्टी और वाम दल, ये इनका गठबंधन यानी इंडिया का गठबंधन वहाँ अपनी बात और अपनी रूपरेखा अब जनता के बीच इन लोगों ने रख दिया है, और इसके बाद आगे ये
चुनाव में कूद चुके हैं। अब सीटों के बंटवारे के बाद कैंडिडेट की घोषणा और उसके बाद चुनाव, चूंकि सितंबर के महीने में 18 तारीख को पहला चुनाव है, उसके बाद 25 को दूसरे फेज का चुनाव और 1 अक्टूबर को तीसरे फेज का चुनाव है, तो एक महत्वपूर्ण कड़ी है 3 फेजेज में जम्मू कश्मीर में। लेकिन इस बीच इधर बीजेपी के अंदर जो घमासान चल रहा है, वो घमासान किस दिशा में जा रहा है, किधर जा रहा है और इससे किसको फायदा किसको नुकसान, इस पे चर्चा हम कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी, समीरात्मक जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी